साथियों, जय भीम। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती। बाबा साहब अम्बेडकर को हम संविधान निर्माता के रूप में पूरे विश्व में उनकी चर्चा करते हैं। मैं तो संविधान का ज्ञाता नहीं हूँ, संविधान तज्ञ नहीं हूँ, लेकिन एक अभ्यासक होने के नाते, एक चिकित्सक होने के नाते बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में कैसे पहुँचे और संविधान सभा में पहुँचने के बाद संविधान सभा की जो प्रक्रिया है उसके बाद क्या हुआ, ये सारा इतिहास थोड़ा सा मैं आज बताने की कोशिश करूँगा। इसको मैंने 3 पार्ट में थोड़ा बताने की कोशिश की है। जैसा कि बाबा साहब संविधान सभा में कैसे पहुँचे, संविधान निर्माण में बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान क्या है और हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है। तो सबसे पहले मैं संविधान सभा में जब बाबा साहब पहुँचे उसकी पार्श्वभूमि थोड़ी मैं बताने जा रहा हूँ। साथियों, भारत सरकार का पहला अधिनियम, जिसको हम फर्स्ट इंडिया एक्ट कहते हैं, 1919 में जब अंग्रेज़ों का राज था तब उन्होंने विधान परिषद और विधानमंडल स्थापन करने का काम किया और उन्होंने उसी वक्त एक बात कही कि हर 10 साल बाद इसका रिव्यू लिया जाएगा और उसमें कुछ जो सुझाव आएंगे उसमें डेवलप किया जाएगा। तो उसके बाद 10 साल के बाद और लॉर्ड साउथबरो कमेटी आई और उस साउथबरो कमेटी में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना जो निवेदन है, अपनी मांग है, वो साउथ ब्यूरो कमेटी के सामने रखी, जिसमें स्वतंत्र मतदार संघ की प्रमुखता से बात थी। उस वक्त उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मान्य की। बाबा साहब अम्बेडकर का जो निवेदन था उनको काफ़ी सही लगा। उन्होंने उस वक्त कुछ अनुसूचित जो जाति होती है, जो वंचित समाज होता है, उनको कुछ आरक्षित जगह देने की भी बात कही। लेकिन ये जो प्रक्रिया शुरू हुई तो बाबा साहब अम्बेडकर उस दरमियान तक मजदूरों के नेता वगैरह थे, बहिष्कृतों के नेता थे। तो फर्स्ट इंडिया एक्ट के बाद में जो कोल्हापुर के राजा, जो राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज है, उन्होंने मानगांव में एक परिषद बुलाई और मानगांव परिषद में बाबा साहब अम्बेडकर को यह डाउन ट्रोडन जो समाज है, जो वंचित समाज है, दलित शोषित पीड़ित जो समाज है, जिसको अछूत कहते थे, उनका नेता करके डिक्लेयर किया। क्योंकि तब तक के शाहू महाराज उस समाज का काम करते थे। जब उनको लगा कि इसी समाज में से एक पढ़ा लिखा आदमी आगे आ रहा है तो उसको डिक्लेयर करने का काम शाहू महाराज ने बाबा साहब अम्बेडकर को मानगांव परिषद में किया। वो 22 मार्च 20 की बात है। उसके बाद 30 मई 20 को बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से एक नागपुर में ऑल इंडिया लेवल की अछूत समाज की एक सम्मेलन लिया गया। उस सम्मेलन में भी शाहू महाराज आए और उस सम्मेलन का सारा ब्यौरा देकर ऑल इंडिया लेवल के अछूतों के नेता करके बाबा साहब अम्बेडकर को मान्यता दी गई, मान्यता मिली। और उसके बाद
विधिमंडल के जो अंग्रेज़ों ने बाबा साहब अम्बेडकर को 1927 में जो बम्बई प्रांत था, बम्बई प्रांत में एमएलए करके विधिमंडल में उनका चुनाव किए। उसके बाद जस्ट जैसा कि मैंने जो 10 साल रिव्यू की बात की थी, तो साइमन कमीशन वो रिव्यू करने के लिए भारत में आया। उस वक्त के कांग्रेस ने और गांधी ने इसलिए उसका विरोध किया कि इसमें भारत का एक भी प्रतिनिधि नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने साइमन कमीशन को अपनी साक्ष्य दी, अपना निवेदन दिया, डेपुटेशन दिया और अछूत समाज के लोग उसमें लिए जाए ऐसी डिमांड की। और जब भारत के लोगों ने, गांधी एंड कंपनी, कांग्रेस के लोगों ने गो बैक साइमन के नारे लगाए, घोषणा की और बाबा साहब अम्बेडकर ने अछूतों की बात उस वक्त के दरमियान जो करोड़ों लोग थे, 7-8 करोड़ जो जनता थी, तो उनका प्रतिनिधित्व करने का काम बाबा साहब को मिला। और जब अंग्रेज़ों को लगा, साइमन जी को लगा कि सर साइमन को कि ये लोग हमारी बात सुनने नहीं देते और हमको तो सुनवाई करना है, तो बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इंग्लैंड में बुलाया। अब सब लोगों को मालूम है कि साइमन को बाबा साहब अम्बेडकर ने निवेदन देने के बाद में जब नेहरू, गांधी और कांग्रेस वालों को लगा कि ये नया संविधान बनेगा और अछूतों को इसमें नए से कुछ अधिकार मिलेंगे, ये ना मिले, इसलिए उन्होंने, कांग्रेस वालों ने नेहरू की कमेटी बनाई। नेहरू के अध्यक्षता में एक संविधान कमेटी बनाई और उन्होंने अपने हित की, जो ब्राह्मणिज्म के हित की बात की। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के जब ध्यान में आया कि मैंने निवेदन दिया और अंग्रेज़ों के ध्यान में मैंने लाकर दिया अछूतों की समस्या, और उसका विरोध करने के लिए कांग्रेस ने गो बैक की घोषणा की, इसलिए उन्होंने 18 जनवरी 1929 की बात है, प्रबुद्ध भारत में अछूतों की ये सारी स्थिति और समस्या के बारे में लिखा। और नवंबर 30 को जो बाबा साहब अम्बेडकर जो गोलमेज परिषद 30, 31, 32 की जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब गए। वो सारा किस्सा आप लोगों को मालूम है कि गोलमेज परिषद में बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी ताकत से बात रखी। वो ताकत से बात रखने के बाद में अछूतों को बहुत सारे अधिकार देने की बात हुई। जातीय निवाड़ा मंजूर हुआ, जिसको स्वतंत्र मतदार संघ कहते हैं। लेकिन गांधी को ये अछूतों के हक अधिकार मंजूर नहीं थे, इसलिए उन्होंने उसी दरमियान पुणे के एरवड़ा जेल में अनशन किया, घोषणा की अनशन की, तो अंग्रेज़ों ने उनको जेल में डाला। जेल में ही उन्होंने अनशन शुरू किया और फिर बाबा साहब अम्बेडकर पे प्रेशर लाकर बाबा साहब अम्बेडकर को मजबूरीवश वो पुणे करार, जिसको पुणे पैक्ट कहते हैं, 1932 में करना पड़ा। लेकिन जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो रिपोर्ट था, साइमन कमीशन को दी हुई साक्ष्य थी, ये सारी बातें देखकर 1935 में सेकंड इंडिया एक्ट बना और सेकंड इंडिया एक्ट में बाबा साहब अम्बेडकर को जो बातें चाहिए थी, अछूतों को जो बातें आवश्यक थी, वो सारी बातें का ब्यौरा उसमें सेकंड इंडिया एक्ट में आया। उसके बाद जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में अंग्रेज़ों की स्थिति बहुत सारे देशों पर राज करने लायक नहीं थी, वो भी बहुत वीक हुए थे और वो भी चाहते थे कि भारत को आज़ादी दी जाए। लेकिन आज़ादी देने के पहले
बाबा साहब अम्बेडकर का भी उनसे जब टॉक हुआ तब उन्होंने ये बताया कि आप अगर ये छोड़ के जाओगे तो ये ब्राह्मणिकल सोसाइटी के ब्राह्मणिज्म वाले लोग, जो शासक लोग आज जो तुम्हारे साथ में हैं, वो कल यहाँ के मालिक बनेंगे और हमें कोई अधिकार से वंचित रखेंगे, हमें अधिकार नहीं देंगे। इसलिए आपके रहते हुए ये संविधान बनना चाहिए। इसलिए 46 को संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन में 46 को 5 अप्रैल 46 को जो मुलाकात बाबा साहब अम्बेडकर ने दी, 44-45 को जब वो इंडिया को आज़ादी देने के बारे में जो वाटाघाटी जिसको हम बोलेंगे चर्चा हुई, और 17 जुलाई 46 को ये संविधान सभा के चुनाव हुए। अब संविधान सभा के चुनाव, मैं संविधान सभा के चुनाव तक पहुंचा हूँ क्योंकि संविधान सभा के चुनाव की बात जब हुई तो बाबा साहब अम्बेडकर के पास में ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नामक ऑल इंडिया लेवल का एक संगठन था, और ऑल इंडिया लेवल का संगठन था, और सारे विधानसभा के पहले चुनाव होने थे, और सारे विधानसभा के चुनाव में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भी प्रतिनिधि लड़ाए, उस वक्त ये अछूत समाज काफ़ी गरीब था। उम्मीदवारी के लिए भी उनके पास में, प्रचार के लिए भी पैसा नहीं था, और कांग्रेस वालों ने अपने पैसे के बदौलत पूरे देश में चुनाव लड़वाए। और अनुसूचित जाति के जो शेड्यूल कास्ट के जो उम्मीदवार थे, उस जगह पर भी, जबकि पुणे पैक्ट के वक्त में गांधी जी ने रिजर्व सीटें शेड्यूल कास्ट को देने की बात की थी, लेकिन कांग्रेस वालों ने बाबा साहब के खिलाफ में, बाबा साहब के मूवमेंट के खिलाफ में पूरी रिजर्व सीटें भी स्वयं लड़ाई, और परिणाम ये हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर के ऑल इंडिया लेवल के सारे जितने भी उम्मीदवार थे वो सारे परास्त हुए। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का प्रदेश अध्यक्ष जो बंगाल से था, जोगेंद्रनाथ मंडल, वो एकमेव उम्मीदवार चुन कर आए थे, और बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में जाना था, लेकिन कांग्रेस के, जिसको कांग्रेस वाले लोह पुरुष कहते हैं, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने ये कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर को हम संविधान सभा में नहीं जाने देंगे, रोशनदान, खिड़कियाँ, दरवाजे सारे हमने बंद कर दिए। लेकिन वो जो 296 जो लोग संविधान सभा में जो चुनकर भेजना था, और उसके लिए कांग्रेस ने अपने लोग, कांग्रेस ने अपने समर्थित लोग, और कुछ लोग आज़ाद स्वतंत्र चुनकर गए, इस टाइप से प्रबंध किया, लेकिन बाबा साहब चुनकर ना जाए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जब बंगाल से चुनाव लड़ने आए तो बंगाल में स्वतंत्र शेड्यूल कास्ट समाज के लोग, कोई उम्मीदवार एमएलए चुनकर आए थे, उनके माध्यम से बाबा साहब को ये जोगेंद्रनाथ मंडल संविधान सभा में भेजना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस वालों ने, और मुकुंद बिहारी मल्लिक नाम का एक जननायक, बहुत बढ़िया एक आदमी था, उनको उन्होंने बाबा साहब के खिलाफ में स्वतंत्र रूप से उनको संविधान सभा में भेजने के लिए और उनका प्रबंध करने की बात की थी। लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल और बाबा साहब, इन्होंने वहाँ के अनेक एमएलए से मुलाकात करके उनको समझा बुझा के, और बाबा साहब अम्बेडकर के व्यक्तित्व की छाप तो पूरे भारत में पड़ी थी, लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल जो बंगाल से, जो जयसूर, खुलना, चितगांव वगैरह जो एरिया है, इस एरिया से जो चुन कर आए थे, जैसा कि ये बताया जाता है कि ये वहाँ जो मूवमेंट चली बंगाल की, जैसा अभी मैं
क्योंकि जोगेंद्रनाथ मंडल जिस मूवमेंट से आए, जोगेंद्रनाथ मंडल के पहले बंगाल में हरिचंद गुरुचंद ठाकुर ये जो बड़े महापुरुष हुए थे और इन्होंने एक परिवर्तन की, ब्राह्मणिज्म के खिलाफ की एक मूवमेंट चलाई। हरिचंद का लड़का ये गुरुचंद है और गुरुचंद जी ने अपने उस एरिया में करीबन 550 के ऊपर में स्कूलें खोली। जैसा कि महाराष्ट्र में महात्मा फुले ने जिस पद्धति से एजुकेशन की मूवमेंट चलाई, उस टाइप से मूवमेंट ये गुरुचंद ठाकुर जी इन्होंने बंगाल में चलाई और उससे परिवर्तन आया। और उन्होंने मतुआ समाज, जिसको जैसा सत्य धर्म महात्मा फुले जी ने स्थापन किया, शादी ब्याह उस सार्वजनिक सत्य धर्म के माध्यम से करते थे, वैसी मतुआ धर्म और मतुआ समाज करके वो गुरुचंद ने स्थापन किया। उसके माध्यम से उन्होंने ब्राह्मणिकल सोसाइटी को चैलेंज देने का काम किया और बड़े पैमाने पे वो सक्सेस हुए, जिसको पहले वक्त में इसको चंडाल लोग कहते थे। और चंडाल का मतलब होता है कि प्रताड़ित लोग और दबे कुचले पीड़ित लोग। बाद में उनका नामकरण हुआ है, जिसको नमो शूद्रा कहते हैं अभी तो, क्योंकि चांडाल नहीं कहते, उनको नमो शूद्रा कहते। तो इनकी मूवमेंट जो इन्होंने चलाई, काफ़ी व्याख्यानें दिए, काफ़ी किताबें गुरुचंद जी ने लिखे और उसी मूवमेंट के आधार पर ये जो जोगेंद्रनाथ मंडल जी खड़े हुए। जोगेंद्रनाथ मंडल जी का भी बैकग्राउंड ज़बरदस्त है, उन्होंने सोशल जो भी काम किए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में जिन लोगों ने चुनकर भेजा, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में गए तो उस वक्त ये बाबा साहब अम्बेडकर को रोकने के लिए, जैसा अभी बाबा साहब अम्बेडकर को जिन लोगों ने वोट दिए, तो उसका एक किस्सा अपने ये जो बाली जी ने बाबा साहब अम्बेडकर और भारतीय संविधान एक किताब लिखी है, तो इसमें वो सारी बातें क्लियर की कि बाबा साहब अम्बेडकर कोई भी हालत में संविधान सभा में चुन कर जाए, इसलिए बाबा साहब स्वयं कलकत्ता में उन्होंने काफ़ी जनसभाएं की। और पंजाब जो लगा हुआ एरिया है, तो पंजाब जालंधर का एक ढिलवा नाम का गांव है, वो एक किस्सा बड़े पैमाने पे चर्चित है। वहाँ का बुद्ध सिंह करके एक सिख समाज का आदमी असेंबली से बाहर नहीं आने देंगे और इस टाइप से घोषणा करके बहुत वहाँ जो ये जो नमो शूद्रा मूवमेंट के जो युवा संगठनाएं भी थी, जो लोग बड़े पैमाने पे रास्ते पे आए और उन्होंने ये घोषणा की, जुलूस निकाला और परिणाम ये हुआ कि जितने शेड्यूल कास्ट के एमएलए थे वो डर गए और उनके घरों पे भी प्रदर्शन हुआ और ये बताया गया कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट समाज के लिए, ये वंचित समाज के लिए, अछूत समाज के लिए करना चाहते, उसके लिए संविधान सभा में जाना चाहते और कांग्रेस वाले उसको रोक रहे, इसलिए कांग्रेस के भी एमएलए को अगर जिंदा रहना है तो समाज के हित में बाबा साहब अम्बेडकर को वोटिंग करे। और जब ऐसा हुआ तो जब रिजल्ट निकला तो बाबा साहब अम्बेडकर को 7 एमएलए ने वोटिंग दिया, जिसमें ये जोगेंद्रनाथ मंडल बरिसाल के हैं, नगेंद्रनाथ राय स्वतंत्र रंगपुर के हैं, मुकुंद बिहारी मल्लिक ये स्वतंत्र खुलना के हैं, द्वारिकानाथ बरूरी ये कांग्रेस के फरीदपुर के हैं, गयानाथ विश्वास कांग्रेस के तंजौल के और क्षेत्रीयनाथ सिंगा कांग्रेस के रंगपुर के हैं और बिरसा ये कांग्रेस के मुर्शिदाबाद के। ये 7 एमएलए जिसमें 3 स्वतंत्र थे, एक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का था और 3 ये कांग्रेस के। तो इन लोगों ने
बाबा साहब अम्बेडकर को वोट दिया और बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में चुन कर गए। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में चुनकर तो गए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर से जिनको धोखेबाजी करना था, जिनको गद्दारी करना था, देश से भी गद्दारी करना था, उन लोगों ने वो गद्दारी कोई रोकी नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर जिस मतदार संघ से गए थे, जिसको ये 3-4 जो जिला है, तो ये चारों जिला वो उन्होंने पाकिस्तान के हवाले करने का काम किया। और ये पाकिस्तान के हवाले जिसको जयसूर, खुलना, फरीदपुर और बरिशाल, ये 4 जिला पाकिस्तान के स्वाधीन किया। और भारत पाकिस्तान की जब पार्टीशन हुआ, इसमें पाकिस्तान के स्वाधीन होने से बाबा साहब अम्बेडकर की जो मेंबरशिप है, सदस्यत्व है, वो कैंसिल हुआ। साथियों, इसमें एक षड्यंत्र ये मैं बताने जा रहा हूँ कि 60-40 का फार्मूला था कि जो हिंदू जिस एरिया में 60% होंगे वो भारत में रहेंगे और मुस्लिम जिस एरिया में 60% होंगे वो एरिया पाकिस्तान में जाएगा। लेकिन ये जो 4 जिला जो है, जयसूर, खुलना, फरीदपुर और बरिशाल, 80% हिंदू थे। और हिंदू यानी वो चांडाल, आज नमोशूद्रा कहते हैं। तब भी ये जिले पाकिस्तान के स्वाधीन इसलिए किए गए कि ये मूवमेंट, बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट भारत में ना पनपे, बाबा साहब अम्बेडकर भारत में ना पनपे, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर से और देश से गद्दारी की, धोखेबाजी की और बाबा साहब अम्बेडकर का मेंबरशिप रद्द किया। साथियों, फिर बाद में की कहानी है कि फिर अंग्रेज़ों के प्रेशर आने के बाद में उनको बैरिस्टर जयकर ने रिजाइन देकर पूना से बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजा और फिर संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया। साथियों, संविधान बनाने के बाद में भी कांग्रेस वालों ने बाबा साहब अम्बेडकर से गद्दारी और धोखेबाजी कोई कम नहीं की। आज अब आप ये कहेंगे कि कांग्रेस की बात करते हैं, बीजेपी का क्या हुआ? तो आज जितने भी बीजेपी में हैं वो सारे कांग्रेस के थे। जो कल कांग्रेस के थे आज वो बीजेपी में हैं। तो साथियों, बीजेपी और कांग्रेस ये सारे एक ही चट्टे बट्टे हैं। इसलिए पुरानी कांग्रेस है, कांग्रेस तो उनकी संघ की और बीजेपी की माँ है। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखने के बाद में भी पहली जो लोकसभा हुई, पहले पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, उसमें भी बाबा साहब अम्बेडकर को जाने नहीं दिया कांग्रेस वालों ने। साथियों, आज मैं 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन होने से मैं आज एक बात बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर शासक बनो अभियान चलाते थे। बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था कि हम शासक बने, हम सत्ताधारी बने। तो बाबा साहब अम्बेडकर जीते जी नहीं कर सके। तो बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज से 37 साल पहले मान्यवर कांशीराम जी, जो पंजाब के रोपड़ जिला से हुए, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी आज ही के दिन 14 अप्रैल 1984 को बनाई। और बाबा साहब अम्बेडकर का अधूरा सपना पूरा करने के लिए, शासक बनने के लिए उन्होंने आपके पास में नीला झंडा और हाथी निशान दिया। और साथियों, कांग्रेस बीजेपी के बाद में तीसरे नंबर की अगर राष्ट्रीय लेवल की पार्टी कोई है तो बहुजन समाज पार्टी है। आज उनकी नेता बहन मायावती जी है। तो साथियों, मैं कांशीराम जी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि कांशीराम जी ने 82 में ये ऑपरेशन इंडिया का, मैं ये मैगजीन ये बताने जा रहा हूँ, ये 82 का है। वेस्ट बंगाल में मूवमेंट मान्यवर कांशीराम जी ने 82 में चलाई और ये जोगेंद्रनाथ मंडल की 79वां बर्थडे, ये 79वां बर्थडे कांशीराम जी ने स्वयं मनाया। और इतना ही नहीं, तो ये कैडर कैंप के माध्यम से उन्होंने बंगाल के लोगों को समझाया, ये रैलियाँ निकाली और ये समझाकर ये बताया कि ये जो सारे देश में जो मूवमेंट चली, जैसा कि पंजाब की आदि धर्मी मूवमेंट,
उत्तर प्रदेश की जाटो मूवमेंट, महाराष्ट्र की महार मूवमेंट, दक्षिण भारत की आदि द्रविड़, आदि आंध्र, पुलैया इझवा मूवमेंट और छोटा नागपुर बिहार की गोंड और संथाल मूवमेंट और बंगाल की नमो शूद्रा मूवमेंट, ये मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करने का काम और पूरे भारत में उसको नेटवर्क में बनाने का काम मान्यवर कांशीराम जी ने किया। अगर हम चाहते कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सही मायने में लागू हो, तो संविधान को लागू करने वाली एजेंसी अगर कोई है तो वो पॉलिटिकल शक्ति है, पॉलिटिकल पार्टी है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से उनको शासक बनाकर हम लोग शासक बने और भारत का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बड़े मेहनत से बना कर दिया, तो ये भारत का संविधान अमल करने के लिए आज बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम प्रण ले। इतना बोल के मैं मेरी बात को रोकता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।